हेलो गाइस, मैं देव शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड में। तो लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस किया था यूरिन मिक्चुरेशन, कैसे यूरिन को बाहर निकालने की क्या क्या प्रोसेस रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी है जो मेनली यूरिन को बनाती कैसे है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मेनली जो एक आप सभी को बताया कि किडनी से होता है फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कौन करवाते हैं? जो किडनी की जो यूनिट होती है, कौन? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो किडनी इज़ द मेजर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन विच फॉर्म यूरिन बाय थ्री पाथवे। ठीक है, तो जो किडनी है वो मेनली 3 पाथवे से यूरिन का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट, फिल्ट्रेशन। कैसे फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का नेफ्रॉन के अंदर? ओके। सेकंड है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जो फिल्ट्रेशन हुआ है उसके अंदर से जो अगर अपने को कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो कैसे उन सब का सेलेक्टिवली ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो रेनल की जो ट्यूबुल्स होती है पीसीटी डीसीटी, तो उनके थ्रू कैसे वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये होता है सेकंड पाथवे। थर्ड है ट्यूबुलर एक्सक्रिएशन। तो फाइनली जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है तो इसके बाद में जो भी वेस्ट बचता है, ठीक है, तो जो वो थर्ड प्रोसेस के अंदर जो थर्ड प्रोसेस के अंदर वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रिएशन। ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट अपन फिल्ट्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ होता है? ये मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। ठीक है, और बोमन कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, इट अकर ड्यू टू डायमीटर इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन है वो होगा कैसे? ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के लिए यहाँ पर प्रेशर अराइज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है अफरेंट आर्ट्रियोल। जो नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड वेसल्स आती है उन्हें अपन बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल्स आगे जाके यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगी। ये हो गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से वापस इफरेंट आर्टरीज निकलती है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट अकर ड्यू टू अफरेंट आर्ट्रियोल्स डायमीटर इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ का ये जो डायमीटर है ये बड़ा है इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से। ठीक है, अब ये यहाँ के डायमीटर बड़ा होने की वजह से और यहाँ का डायमीटर शॉर्ट होने की वजह से इसने क्या किया कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ है इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, सो प्रेशर क्रिएट इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रेशर लगते हैं जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है? तो मेनली ये तीन यहाँ पे प्रेशर लगते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर मीन्स ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड अगेंस्ट द बोमन कैप्सूल। ठीक है, जो जो ये प्रेशर क्या है कि जो भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड जो बोमन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट जो प्रेशर लगा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा, इस प्रेशर को अपन ने बोला है पॉजिटिव प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 55 mmHg। ओके, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड अगेंस्ट बोमन कैप्सूल। तो जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज है उनके उनके अंदर जो ब्लड है उस ब्लड के द्वारा जो बोमन कैप्सूल के ऊपर जो प्रेशर राइज होता है वो होता है पॉजिटिव प्रेशर। इसका अमाउंट कितना होता है? 55 mmHg। नेक्स्ट है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर इसको क्यों बोला है? क्योंकि ये जो बाकी के दोनों प्रेशर है ये दोनों ही नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, अब ये नेगेटिव प्रेशर क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें अपन ने बोला नेगेटिव प्रेशर एक समझने के लिए। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर कौन सा है? ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, इन बोमन कैप्सूल। तो जो बोमन कैप्सूल के अंदर है जो ब्लड के द्वारा जो ऑनकोटिक प्रेशर लगता है ये है सेकंड प्रेशर। इसमें क्या है? प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन
ट्यूबुल्स अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था पॉजिटिव प्रेशर, उसके अंदर क्या था कि जो ग्लोमेरुलर का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था उस प्रेशर के अगेंस्ट जो नेफ्रॉन की जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है वो अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर लगाए तो इस प्रेशर को अपन बोलेंगे ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है 30 mmHg का। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव प्रेशर कौन सा है, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय बोमन कैप्सूल फिल्ट्रेट, ठीक है, अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो जो भी अब जो फिल्टर होके आया है सब्सटेंस, उसको अपन जो फ्लूइड बन के आया है उसको अपन ने बोला फिल्ट्रेट। ठीक है, तो अब ये जो फिल्ट्रेट है ये अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा किसके, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर भी क्या है, एक नेगेटिव प्रेशर है। क्यों है, क्योंकि ये भी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर अराइज करता है। ठीक है, तो ये मेनली 3 प्रेशर होते हैं। ये होता है 15 mmHg का, इससे पहले वाला था वो है 30 mmHg का। ठीक है, नेक्स्ट नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, तो जो है तो इन सब प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन होने की एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अराइज होता है। यहाँ पे बोमन कैप्सूल के अंदर नेफ्रॉन के अंदर एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर राइज होता है, वो कितना होता है 10 mmHg का। ठीक है, जो किडनी को जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए उसे एक प्रेशर चाहिए ऑप्टिमम, तो ये प्रेशर कितना होता है 10 mmHg। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है 10 mmHg। ये कैसे आया, फर्स्ट है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का जो प्रेशर था वो है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 55 mmHg। सेकेंड है ब्लड ऑनकोटिक एंड जो फिल्ट्रेट के द्वारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट जो ब्लड जो प्रेशर लगा है उन दोनों को प्लस करके ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से अपन इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर पीछे बचेगा वो रहेगा 10 mmHg। ठीक है, तो किडनी को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए 10 mmHg का प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है GFR। तो GFR क्या होता है, मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस कितनी मात्रा के अंदर यूरिन को फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, यूरिन को फिल्टर करता है, यूरिन को जो किडनी के द्वारा जो फ्लूइड बना है। ओके, तो ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितनी होती है, तो द वैल्यू ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी इन 1 मिनट, उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर किडनी के द्वारा कितना फिल्ट्रेट बनाया गया है, तो ये कंडीशन होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नॉर्मल GFR कितनी होती है 125 ml पर मिनट, तो 1 मिनट के अंदर बहुत दोनों किडनी से 125 ml तक जो फिल्ट्रेट है वो बन जाता है। तो इसको अपन अगर पूरे दिन के अंदर देखें तो 180 लीटर कि 180 लीटर तक अपनी जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर कर सकती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरली 1 मिनट के अंदर GFR की रेट क्या होती है, ये होती है 125 ml पर मिनट, और ये अगर पूरे दिन की देखें तो 180 लीटर पर डे। ठीक है, तो और सेकंड यहाँ पे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के अंदर GFR रेट कितनी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर GFR रेट है जो है 50% इंक्रीज होती है। ठीक है, कि इस वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की अर्जेंसी होती है उसको। ठीक है, ज़्यादा उसको यूरिन पास आउट करने की ज़्यादा अर्जेंसी होती है फीमेल के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि ये वैसा भी यहाँ पे ये रेट बढ़ गई है। ठीक है, इस रेट की वजह से यूरिन फ्लो ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी के अंदर। और जो GFR बना है, ठीक है, जो जैसे 180 लीटर है और या इसका जो GFR बना है, ठीक है, तो इसका केवल 1% ही GFR कन्वर्ट होता है यूरिन के अंदर। ठीक है, जो जितना फिल्टर हुआ है ब्लड, ठीक है, जितना फिल्टर हुआ है ब्लड उसका केवल 1% ही GFR है वो यूरिन बनाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे 180 लीटर ब्लड जो फिल्टर होता है वो टोटल ही पूरा यूरिन बना देगी, ऐसा नहीं होता। उसका केवल 1% जो ब्लड जो GFR है उसका केवल 1% है जो यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेशन हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन हो सकते हैं, वाटर तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ड्रग्स, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है,
सब्सटेंस विच नॉट फिल्टर, कौन कौन से सब्सटेंस है जो फिल्टर नहीं होते हैं जनरली? WBC, RBC, प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल्स बाकी इन सब। नेक्स्ट, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पाथवे था यूरिन फॉर्मेशन का वो कंप्लीट होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मीन्स जो फिल्टर होके जो ट्यूबुल्स के अंदर जो भी फिल्ट्रेट आया है, तो अगर बॉडी को उनमें से किसी की नीड है तो बॉडी क्या करेगी, किडनी से उसको वापस रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस टू रीनल ट्यूबुल ल्यूमन टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये जो दो यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और जो वासा रेक्टा है, इनकी हेल्प की ये क्या करेगी, हेल्प करेगी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। इट टेक प्लेस बाय हार्मोन्स। और ये भी कैसे काम करेगी, यहाँ पे क्या होगा, हार्मोनल एक्शंस हो गए, यहाँ पे हार्मोन के एक्शन होंगे जिसकी वजह से ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो कैसे कैसे हार्मोन एक्ट करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का मेनली रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, टेक प्लेस बाय एडीएच हार्मोन, ठीक है। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आप नाम से ये जो समझ सकते हो कि एंटी डायूरेटिक, ठीक है। तो ये क्या है, डायूरेटिक मीन्स यूरिन का फ्लो आउट को कम करता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर को रिटेंशन करता है, वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करता है। ये टेक प्लेस बाय एडीएच हार्मोन, ये क्या है, एक पैसिवली प्रोसेस है, ठीक है। एडीएच सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज एंड सीक्रेट बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, वो क्या मेनली हाइपोथैलेमस से इसका सिंथेसिस होता है, हाइपोथैलेमस इसको बनाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस मेनली दो हार्मोन बनाता है, एक तो एडीएच, सेकेंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं लव हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो मेनली ऑक्सीटोसिन की वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एडीएच सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज एंड सीक्रेट बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस से ये सिंथेसिस होने के बाद में ये क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होंगे। और जब जैसे बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, इसको रिलीज कर देगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, ऑस्मोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो गाढ़ा ब्लड है जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में, तो हाइपोथैलेमस से डिटेक्ट करेगा और बॉडी को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई अपनी जो बॉडी के अंदर है वो वाटर की अमाउंट कम है। तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस है, और मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्शन करेगा और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई आप जो है वो वहाँ से एडीएच को सिक्रेशन कराओ। और जो एडीएच हार्मोन है वो क्या करेगा, जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा था उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगा और वापस जो ब्लड की कंसंट्रेशन है, जो ब्लड का गाढ़ापन है, वो उस वाटर के वापस होने से वो वापस डाइल्यूट हो जाएगा और वो जो नॉर्मल वाटर जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो वापस बॉडी के अंदर मिल जाएगी। तो जो ब्लड के अंदर जो डिहाइड्रेशन कंडीशन के अंदर या जैसे भी फ्लूइड की कमी होती है तो मेनली ये ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो इनका ये फंक्शन है। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो मेनली सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, ये अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ESIC के एग्जाम के अंदर जो छोटे एग्जाम्स है उनके अंदर इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो सोडियम इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया था कि एल्डोस्टेरोन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन की मदद से सोडियम का होता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से बनता है, जो ना ग्लोमेरुलोसा सेल है, ठीक है। ये सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सेल प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये है अपनी किडनी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड के भी दो लोब होते हैं, एक होती है एड्रिनल मेडुला और एक होती है
एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो क्या होती है, मेनली कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, कोर्टिकल पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। और ये क्या करती है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रेशन करती है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, डीसीटी और पीसीटी के अंदर जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके यहाँ पे क्या करेगा, और लूप ऑफ हेनले के अंदर भी ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन है, अगर यहाँ पे ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन हुआ है तो ये क्या करेगा, जो किडनी के अंदर जाएगा, डीसीटी पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के ऊपर ये एक्ट करेगा, यहाँ से कि सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और पोटेशियम के एक्शन को कम कर देगा, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही एक अपोजिट एक्शन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जब सोडियम का लेवल बढ़ता है तो पोटेशियम का लेवल कम होता है, जब पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो सोडियम का लेवल कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम के बाद में पोटेशियम, तो पोटेशियम कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, तो इट रीएब्जॉर्ब बाय एएनपी, ठीक है, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो सोडियम का पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है एएनपी हार्मोन से। ये कहाँ से निकलता है, ये राइट एट्रियम की जो सेप्टम वॉल होती है, या फिर आप बोल सकते हो ये राइट एट्रियम से निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रीएब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। और ये क्या करेगा, पीसीटी डीसीटी से पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन को हेल्प करेगा। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, ठीक है। तो आप जनरली बोल सकते हो कि एएनपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो जो एल्डोस्टेरोन का वर्क है और जो एएनपी का वर्क है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, जो कि मेनली थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट, पैराथायरॉयड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस, मोस्ट कॉमन इन डीसीटी एंड पीसीटी, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो मेनली क्या करती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर बना के रखती है, ठीक है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखती है। और इसके अपोजिट एक्शन होता है कैल्सीटोनिन को, जो बोन के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो इस पैराथायरॉयड हार्मोन को अपन बोल सकते हैं बोन रिजॉर्प्शन हार्मोन, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन हार्मोन, ठीक है, जो बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लाता है। तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो बोन रिजॉर्प्शन हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको। साथ ही साथ ये क्या करती है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कैल्शियम बाहर ज़्यादा निकल रहा है बॉडी से, तो किडनी क्या करेगी, किडनी के ऊपर ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रीएब्जॉर्ब बाय कैल्सीटोनिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो मेनली थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉयड ग्लैंड के भी कौन से सेल से, पैराफोलिकुलर सेल से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे एग्जामों के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन है जो कौन सी सेल से निकलता है, या फिर कैल्सीटोनिन हार्मोन है जो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये कैसे वर्क करता है, कैल्सीटोनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये मेनली क्या काम करता है कि जो फॉस्फोरस को रीएब्जॉर्प्शन को तो ये बढ़ा देगा, और ये कैल्शियम को एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर ये कैसे काम करता है कैल्सीटोनिन, कि ब्लड से ये कैल्शियम को उठा के बोन के अंदर शिफ्ट करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन डीसीटी एंड पीसीटी के अंदर ये वर्क करता है मेनली। आप जनरली देख सकते हो कि अगर यहाँ पे थायराइड सर्जरी करते हैं किसी पेशेंट की, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी जो पीछे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड सर्जरी करते हैं किसी की, तो यहाँ पे क्या होता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये रिमूव, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या कर रही थी, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रख रही थी। अब यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड है नहीं, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं होगी तो क्या हो गया, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल गिर जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या होता है, टिंगलिंग अराउंड माउथ, टिंगलिंग अराउंड माउथ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम्स के लेवल का क्वेश्चन है कि भाई ये एम्स में क्या होता है, मेनली अप्लाइड क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट की यहाँ पे थायराइडेक्टोमी की गई है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, तो नर्स ऑब्जर्व करेगी, अगर ऑप्शन में दिया गया है टिंगलिंग अराउंड माउथ, तो नर्स इसको ऑब्जर्व करेगी, नोटिफाइड टू एचसीपी। तो
बताएगी कि यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ये साइन सिम्टम, अर्ली साइन सिम्टम ये होता है। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं रिलेशनशिप, कौन से हार्मोन का क्या रिलेशनशिप है किसके साथ में। फर्स्ट वाटर का डायरेक्टली अपन देखें तो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। साथ साथ नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम और एल्डोस्टेरोन का रिलेशन है, और पोटेशियम और एएनपी आर्टेरियल नाइट्रेट पेप्टाइड, ठीक है। कैल्शियम का डायरेक्ट पीटीएच के साथ में, और फॉस्फोरस का मेनली कैल्सिट्रोनिन के साथ में। तो ये हार्मोन है जो मेनली रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं रेनल की ट्यूबुल्स से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर रीअब्जॉर्ब टोटली बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स है, जो ग्लूकोज है, तो इनका क्या होता है कि एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इस जनरल कंडीशन के अंदर अपने को यूरिन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। जब पेशेंट को डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तब उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसे अगर हेल्दी पर्सन के अंदर अमाइनो एसिड और जो ग्लूकोज है वो नहीं बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, फॉर्म लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसी कोई सोल्यूट है या फिर ऐसे कोई सब्सटेंस है जो अपने लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी मीन्स एनर्जी चाहिए इनको उधर जाने के लिए। सपोज यहाँ पे एक्टिवली का क्या मीन्स अपन समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अपन जिम में जा रहे हैं, वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डंबल उठाना अपनी बॉडी वर्क कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो अपनी बॉडी वर्क कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी को चाहिए एनर्जी वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डंबल को अपन ने जाके उठाया है, तो ये एक वहाँ के एक्टिव एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्टेज हो रही है, ठीक है। और इसी के अपोजिट क्या होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे हाई है, ठीक है, हाई टू लोअर कंसेंट्रेशन, नो एटीपी यूज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली हाई टू लोअर कंसेंट्रेशन में जाना है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी भी बॉडी को एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मल पैसिव प्रोसेस के अंदर हो जाती है, ठीक है। अब जिम के अंदर अपन गए, वहाँ पे अपन ने भी डंबल उठाया, ठीक है। वो इसमें क्या हुआ, अपनी बॉडी की एनर्जी लगी, ठीक है। अब अगर वही अपन बेड पे अगर लेटे हैं और कोई पर्सन आगे अपनी हाथ का मूवमेंट करवा रहा है, हाथ को अगर एक्सरसाइज करवा रहा है, तो इसके अंदर अपनी बॉडी को कोई कैसा ये वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो दूसरा पर्सन है वही वर्क करवा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर अपने को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा क्या इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती है। जितनी देर वो अगर पर्सन करवाएगा, हाथ को ऊपर नीचे अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये दोनों रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इन दोनों की प्रोसेस की मदद से जो हार्मोन्स है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है पीसीटी, जो नेफ्रॉन की जो ट्यूबल्स है, तो उन ट्यूबल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो देख लेते हैं। पीसीटी के अंदर मेनली मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर कौन सी जगह से होता है, तो वो होता है पीसीटी के अंदर, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो मतलब ज़्यादा एटीपी है इसके पास में, पीसीटी के पास में, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ज़्यादा वर्क कर सकती है, ज़्यादा वर्क कर सकती है, तो ये ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन और है कि 100% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जनरल पर्सन के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का यूरिन के अंदर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पीसीटी के अंदर इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड इन थिन असेंडिंग सेगमेंट एंड लूप डायरेक्ट थिक असेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लूप डायरेटिक है मेनली फ्रूसामाइड है, वो मेनली एक्शन कहाँ करेगी, ठीक है। तो ये मेनली एक्शन करेगी लूप ऑफ हेनले के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, मैक्सिमम कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी ये, ठीक है। मैक्सिमम कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रिंसिपल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो पीसीडी के अंदर मैक्सिमम कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंसिपल सेल प्रेजेंट होती है, जो कि किसके लिए वर्क करती है, एडीएच के लिए वर्क करेगी और एल्डोस्टेरोन के लिए वर्क करेगी ये प्रिंसिपल सेल, ठीक है। जो क्या करती है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा देगी, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा देगी, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। तो बॉडी को जैसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाया जा सकता है।
नेक्स्ट है रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड या फिर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज से। तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, मीन्स किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस को वापस रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए किडनी की कैपेसिटी क्या है उसको रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है, इसको इसको अपन बोलेंगे रीनल थ्रेशोल्ड। ओके, नेक्स्ट टर्म है वैल्यू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैक्स वैल्यू या फिर टीएम वैल्यू। ये क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस फॉर कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर जैसे कोई सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होती है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस फॉर कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन। तो अब यहाँ पर अगर 140 तक अगर इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बनी रहेगी तो यहाँ तक तो सोडियम का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। ठीक है, तो इसे ही बोला गया है टीएम वैल्यू। मींस किसी भी सब्सटेंस के कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन होने के लिए उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक लेवल की होनी चाहिए जितनी उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस लेवल तक उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है तो उसका कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन ने बोला है टीएम वैल्यू, ट्रांसपोर्ट मैक्स वैल्यू। नेक्स्ट है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो अभी अपन डिस्कस किया था कि थ्रेशोल्ड क्या होता है कि किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो होते हैं मतलब ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनकी हाई थ्रेशोल्ड है जो कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस विच कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ सब्सटेंस की हाई थ्रेशोल्ड होती है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है और वाइटामिन्स है। तो ये क्या होते हैं कि जनरली बाहर नहीं निकलते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो इनकी थ्रेशोल्ड हाई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस विच नॉट रीएब्जॉर्ब कम्प्लीटली इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो यूरिया, यूरिक एसिड, जो क्रिएटिनिन है, ये सभी क्या होते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ये जो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, थ्रेशोल्ड सब्सटेंस लो होता है। ठीक है, इसलिए इनको किडनी रीएब्जॉर्ब नहीं करती है। नेक्स्ट है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो कभी भी रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो यूरिया, यूरिक एसिड भी क्या होते हैं कि रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर रीएब्जॉर्ब मीन्स ब्लड के अंदर इनका अमाउंट बना रहता है। अगर यहाँ पे किडनी फेलियर हो गया तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, तो जो कि एक अबनॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो ये क्या है, नेवर रीएब्जॉर्ब लाइक मैनिटोल, क्रिएटिनिन, इनुलिन डाई और ईसीटी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कभी भी एब्जॉर्ब वापस सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना आज का टॉपिक। तो थैंक यू गाइस बने रहने के लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो क्वेरीज़ है उनको सॉल्व आउट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।